हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। देखो, जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, कंडीशन ये है कि दोनों के दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ऑप्टिकल होने चाहिए। जब लाइट रे ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर, तो वो अपने एक्चुअल डायरेक्शन से डेविएट हो जाती है और बेंड हो जाती है। और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट का नाम होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। ये हमारा इसका इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है और कैसे कैसे इसके आसपास हम अपने फिल्म ना देखते हैं। तो बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। when a light ray travel from one medium to another medium having different optical density for same couple of media, this phenomena is called not refraction। अभी तक बेंडिंग नहीं हुई है। When a light ray travels from one medium to another medium, then it bends with optical density। ब्रैकेट में करना डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी होनी जरूरी है, तभी हमारी बेंडिंग ऑफ लाइट फिनोमेना होगी। विद डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी फॉर सेम कपल ऑफ मीडिया इज नोन एज फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैंने बोला कि ऑप्टिकल डेंसिटी फॉर सेम कपल, मतलब कि जब बात करूं कि एक लाइट रे एयर से होती हुई वाटर में ट्रेवल करती है, तो एक कपल हुआ एयर का वाटर का, उन दोनों के लिए ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। अब देखिए, आपने देखा होगा कभी कभी स्टार्स ब्लिंकिंग करते रहते हैं रात के समय को, आप देख रहे होगे। और आपने कभी देखा होगा स्विमिंग पूल की जो डेप्थ होती है, बॉटम सरफेस होती है, वो थोड़ी सी उभरी हुई दिखाई देती है। इसके पीछे कारण भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, और मैं आपको बताऊंगा कैसे। आपने देखा होगा कि जब आप पेंसिल को डुबोते हो किसी गिलास में, वाटर है उसके अंदर, तो थोड़ी सी क्या दिखाई देती है, टूटी हुई दिखाई देती है, कि मतलब बीच में से पेंसिल टूट गई है। मतलब कि ये गिलास है, वाटर है ये, आपने ये पेंसिल यहाँ से आपने डुबो दी है, लेकिन आपको ये पेंसिल एक्चुअल ऐसे नहीं दिखती। वो कैसे दिखती है आपको मैं बताता हूँ। इस तरीके से, इस तरीके से आपको पेंसिल दिखाई देती है। इसका कारण है, एक तो देखो इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देगी। पेंसिल की थिकनेस इतनी है नहीं, लेकिन इसकी थिकनेस ज्यादा दिखाई देगी। और इसकी जो बैंडिंग है ना, वो थोड़ी टूटी हुई दिखाई देगी आपको पेंसिल बीच में से। इस इंटरफेस पर ऊपर एयर, नीचे वाटर। तो इस इंटरफेस पर टूटी हुई क्यों दिखाई देती है, इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा क्यों हो जाती है, इसका कारण है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम, उसकी डेफिनेशन क्या होगी। आपको मैंने बताया है अभी। When a light ray travel from one medium to another medium having different optical density, it bends from its original direction. This bending of light is called refraction of light। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो सेम मीडियम के लिए है। अब ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी, आपने एक चीज पढ़ी होगी, डेंसिटी, फिजिकल डेंसिटी आपने पढ़ी होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। लेकिन उस डेंसिटी से बहुत डिफरेंट है ऑप्टिकल डिफरेंस, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी किसी भी मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो स्पीड ऑफ लाइट को अफेक्ट करती है। मतलब कि इसका ये होगा कि जैसे कि हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की, वैक्यूम के अंदर 3 × 10⁸ होती है ना। लेकिन वही बात करें स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो कितनी होती है, 2.25 × 10⁸ इसके अंदर, वाटर में। गिलास में बात करें तो क्या होगी, गिलास के अंदर 2 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। ये इतने डिफरेंट क्यों है।
क्योंकि इनकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो अलग अलग है, इनका जो मीडियम की जो प्रॉपर्टी है, वो स्पीड को अफेक्ट करने की टेंडेंसी है, वो अलग अलग है। वाटर इससे ज्यादा डिफेक्ट कर रही है, ग्लास वाटर से ज्यादा अफेक्ट कर रही है स्पीड ऑफ लाइट को, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है ऑप्टिकल डेंसिटी। अब ऑप्टिकल डेंसिटी भी दो तरह की होती है कि एक तो मीडियम को क्या करे, कम अफेक्ट करता है, एक मीडियम को ज्यादा अफेक्ट करता है। अब कम अफेक्ट करने वाले को बोलते हैं रेयर मीडियम, और ज्यादा डिफेक्ट करने वाले को बोलते हैं डेंसर मीडियम। एक रेयर मीडियम, एक डेंसर मीडियम। रेडियम मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें पार्टिकल्स के बीच का का जो फोर्स होता है वो वीक होता है और इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होता है, जो लाइट की स्पीड को कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि इसकी जो वेलोसिटी होती है वो कम अफेक्ट होती है। इसलिए उस मीडियम का नाम रखा हमने रेयर मीडियम। ठीक है। अब डेंसर मीडियम क्या होता है? डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है और इंटर पार्टिकल स्पेस कम होता है, जो वेलोसिटी, जो लाइट की वेलोसिटी होती है उसको ज्यादा अफेक्ट करते हैं, उसकी स्पीड में डिक्रीमेंट ज्यादा करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम, या उसको बोलते हैं सिंपली हायर ऑप्टिकल डेंसिटी, और इसको लेसर ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है। रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम आपको क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं हम कुछ सम एग्जांपल्स। वो कैसे कि आपने देखा था, आपको मैंने बताया था कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो हमारे आस पास बहुत कुछ देखने को मिलती है, हर जगह मिलती है देखने को। उसमें से मैं कोई एक उदाहरण आपको दिखाता हूँ करके, उसका जो रीजन है आपको बताता हूँ। तो उसको समझने के लिए आपको दो टर्म क्लियर होनी चाहिए कि एक्चुअल डेप्थ क्या होती है, और दूसरी टर्म आती है कि अपरेंट क्या होती है। एक्चुअल डेप्थ, जैसे कि ये क्या है, एक बीकर है, इसमें कोई लिक्विड रखा है, तो इस सरफेस से इसके बॉटम के बीच की जो हाइट होगी उसको बोलेंगे एक्चुअल डेप्थ। ठीक है। यानी कि सरफेस से बॉटम की जो हाइट है उसको बोलेंगे एक्चुअल डेप्थ। लेकिन यदि मैं बात कहूं कि इस बॉटम की इमेज यहां पर बनी हुई है, तो इस सरफेस से इस इमेज के बीच की जो हाइट होगी वो होगी अपरेंट डेप्थ। ठीक। आपको मैं ये चीज बताने वाला हूँ, इसी के बेस पर आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि क्या मैं आपको डिफ्रैक्शन बता सकता हूँ। देखिए, ये एक बीकर है, इसमें वाटर है। ठीक है। ये एक कोइन रखा है इस तरीके से, 5 रुपए का सिक्का है, गलती से गिर गया इसमें। तो इस सरफेस से इस कोइन से लाइट रे एमिट होगी इस तरीके से। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, नॉर्मल ड्रॉ कर दूंगा। अब नॉर्मल ड्रॉ कर दी मैंने। अब बताइए कि जो लाइट रे है वो नॉर्मल के टुवर्ड बैंड होके नॉर्मल से फार अवे होगी। देखिए, जब रेयर से डेंसर मीडियम में हम जाते हैं तब जो डिफ्रैक्टेड रे है वो टुवर्ड द नॉर्मल बैंड होती है। लेकिन जब वही कंडीशन हम उसकी उल्टी कर देते, डेंसर से रेयर में जाती है, तब हमारी जो लाइट रे है, उसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फार अवे द नॉर्मल होती है। ठीक है। दोनों कैसा क्वेश्चन क्या पता कि कैसे कैसे हमारी रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंस रे कैसे हमारी एक दूसरे से रिलेट होती है। अब देखें यहां पर, इससे निकली हुई
इंसिडेंस रे वो रिफ्लेक्टेड रे में कन्वर्ट हो जाएगी और इस नॉर्मल से फार अवे बेंट हो जाएगी। अब दूसरी सिमिलर एक ऐसी रे यहां से निकलेगी इस तरीके से, और वो भी इसी तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरीके से। यहाँ पर कोई पर्सन देख रहा है खड़ा होकर कि कहाँ पर ये कोई सिक्का रखा है, तो उसको ऐसा लगता है कि जो दोनों ये जो सिक्का है वो यहाँ पर है, ये सिक्का यहाँ ना होकर यहाँ पर है, उसको ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है, ये इसकी अपेरेंट पोजीशन है। जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है वहीं पर हमारी इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की। तो ये बंदा इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहा, ये बंदा इस इमेज को देख रहा है, इस इमेज को ऑब्जेक्ट समझ रहा है ना, कि जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगी वहीं पर हमारी इमेज बनेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर। और इस सरफेस से इस बॉटम की मतलब जहां पर ये सिक्का रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, उसको बोलते हैं एक्चुअल डेप्थ, और इस इमेज की सरफेस की बीच की हाइट को बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। ठीक है, ये सिक्का नहीं रखा है लेकिन इसकी इमेज यहाँ पर बन रही है, इसलिए इस खड़े बंदे को इस सिक्के की इमेज यहाँ पर दिख रही है। ये सिक्का है यहीं पर, लेकिन ये आदमी मान रहा है सिक्का है यहाँ पर। तो ये भ्रम होता है, एक तरह से मिराज होता है कि सिक्का है यहाँ पर रखा, दिख रहा है इसको यहाँ पर। तो ये केस है रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्शन के थ्रू इसको ये सिक्का यहाँ पर दिखाई देता है। तो सेम केस वही है कि स्विमिंग पूल का जो बॉटम होती है थोड़ी सी उभरी हुई क्यों दिखाई देती है, वही केस यहाँ पर है। समझ में आएगा आपको बिल्कुल। तो एक्चुअल डेप्थ समझ में आएगा, आपकी एपरेंट डेप्थ समझ में आ गई है। तो अब बात करते हैं अगले पड़ाव पर कि इसके लॉज क्या है, मतलब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पहला क्या है कि इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। यानी कि देखो, ये इंसिडेंस रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे, तीनों के तीनों इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, है ना। जिस प्लेन में इंसिडेंस रे और नॉर्मल लाई करते हैं उस प्लेन को बोलते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस। और जिस प्लेन में नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे एग्जिस्ट करते हैं उस प्लेन को बोलते हैं प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन। और तीनों के तीनों एक प्लेन में लाई करते हैं, ये इसका पहला लॉ है। सेकंड लॉ की बात करें हम सेकंड लॉ की बात करें हम तो सेकंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, क्योंकि स्नेल ने इसको डिस्कवर किया था। वो क्या था कि जैसे ये एक सेपरेशन ऑफ मीडियम है, ये रेयर मान लो, ये डेंसर मान लो, ऊपर नीचे भी कर सकते हो आप बिल्कुल। मैंने मैंने क्यों, स्नेल्स ने एक लाइट रे इस तरह से पास की, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसने बनाया एंगल I1 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ने बनाया इसने एंगल R1। फिर क्या किया उसने एक बार और तरीके से, इसने दूसरे ढंग से दूसरे एंगल से इंसिडेंस रे इस तरह से फॉल की और ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पर एंगल R2 आपको दिख रहा होगा। तो इसने स्किन के बीच में कुछ रिलेशनशिप सिद्ध करने की कोशिश की। तो बहुत से प्रयासों के बाद उसने सफलता प्राप्त की। उसने पाया कि कुछ भी हो, जब दोनों के दोनों मीडियम यदि हम सेम रखे, मतलब दोनों मीडियम को एक जैसे रखे, मतलब ये अगर एयर है ये वाटर है, यदि इनको ऐसे रखे जाए तो किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस से लाइट को किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस से लाइट को पास की जाए तो तब भी हमारा साइन ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होगा
वो कांस्टेंट आएगा। ठीक, यानी कि इसने बताया था कि साइन द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट ऑलवेज फॉर द सेम कपल ऑफ मीडिया। स्नेल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था, जरा गौर से सुनिएगा। द द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द सेम कपल ऑफ मीडिया इज कांस्टेंट ऑलवेज। यदि बात करता हूं एयर और वाटर की, तो साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू कुछ और आएगी। एयर ग्लास की बात करूं तो कुछ और आएगी, वाटर की और ग्लास की बात करूं तो कुछ और आएगी। तो हमेशा डिफरेंट डिफरेंट आएगी जब हम मीडियम को चेंज करेंगे, लेकिन सेम कपल को हम हमेशा रखते हैं, वो किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस से लाइट को फॉल कराते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। और जो कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट आएगा, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा सेकंड मीडियम का। किसके रेस्पेक्ट में? पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यानी कि जो कांस्टेंट आया है वो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ आर, वो जो कांस्टेंट आया है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का। मतलब जिस मीडियम में लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके रेस्पेक्ट में? जहां से लाइट रे एंटर कर रही है। ठीक है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं साइन आई अपॉन साइन आर बराबर के n2 1, या इसका दूसरा फॉर्मूला लिख सकता हूं मैं साइन आई अपॉन साइन आर बराबर के n2/n1, जहां पर n2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम और n1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ओके, एयर की बात करते हैं तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.00029 और वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया गया, अगले लास्ट पार्ट में बनाएंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो आपको समझना होगा कि एयर और वैक्यूम को एक की तरह कंसिडर करके चलते हैं अपने कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का वैक्यूम के बिल्कुल करीब करीब होता है। देखो 1.3/029, तो बिल्कुल इसको वन ही कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये एक्चुअल नहीं है, ये अप्रोक्स मान लिया है, क्योंकि इसकी जो लाइट होती है स्पीड की लाइट वो 299 समथिंग होती है। लेकिन क्या कर लेते हैं अपने एक्चुअल कैलकुलेशन को इजीली सोल्व करने के लिए हमने इसकी राउंडिंग कर कर ये वैल्यू निकाल ली है। इसी तरह हमने एयर की भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही ले ली है। ठीक है, क्योंकि पॉइंटों में करने से थोड़ी सी दिक्कत बन जाती है, कैलकुलेशन को हार्ड लगती है हमें थोड़ी सी। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ हमने बता दिया। इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं क्योंकि स्नेल्स ने इसको डिस्कवर किया था। तो आपको मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इसके ऊपर, जिससे आपको फील हो जाए कि स्नेल्स लॉ क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। स्नेल्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये डेरिवेशन करने में बहुत मदद करता है कि पावर निकालने के लिए, फोकल लेंथ निकालने के लिए, बहुत सारा डेरिवेशन करने के लिए हमारा स्नेल्स लॉ यूज होता है। अब देखते हैं कैसे। मान लो एक सवाल आ गया कि एक लाइट रे एंटर करती है किसी मीडियम में और बैंड हो जाती है। जिस मीडियम से लाइट रे एंटर कर रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और जिसमें एंटर कर रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। जिसको बोलता हूं मैं n1 और इसको n2। ठीक, और नॉर्मल खातिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है 60 डिग्री। तो बताइए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा और एंगल ऑफ डेविएशन
ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है। इसको निकालने का तरीका बताता हूँ आपको मैं। अब सवाल के जरिए आपको बताऊंगा मैं एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2/n1। हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, तो कैसे निकालते हैं देखिए जरा। साइन आई साइन 60 अपॉन साइन आर बराबर √3/1। साइन 60 का वैल्यू आपको पता है, √3/2 होती है ना। √3/2 इंटू 1 साइन आर बराबर के √3/1। √3 से √3 कैंसिल हो गया, साइन आर से जगह पर है, तो 1/2 बराबर के साइन आर। कि साइन आर जो होती है इसकी वैल्यू 1/2 है, और वो 1/2 साइन के फंक्शन में किसकी होती है, साइन 30 की। तो हमारी आर आ गया यहाँ से 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री आ गया। तो अब पूछा है एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। मतलब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, मतलब एक्चुअल डायरेक्शन से कितना बेंड हुई है हमारी लाइट रे, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का तरीका होता है डेल्टा इक्वल टू मोड आई माइनस के आर, जहां पर आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर है रिफ्रैक्शन एंगल। तो डेल्टा इज इक्वल टू मोड 60 माइनस के 30, यानी कि मोड 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री हमारा एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन आ गया है। तो इस तरीके से हम स्नेल्स लॉ को यूज करते हैं, बहुत आसान होता है निकालने के लिए। इसकी एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लिया हमने, कभी कभार हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने को दे देता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देकर, है ना। और जितने भी आगे डेरिवेशन करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, उनमें सब इसका काम आएगा। तो अच्छा लगा होगा आपको आज का लेक्चर, तो कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा।